गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है मेरे भाई। बताएंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरे भाई? आवाज सभी को सुनाई दे रही है? बताएंगे सभी कैसे हैं सभी? चलो अच्छे होंगे, उम्मीद है ऐसी मुझे। हाँ सर, आप अच्छे नहीं लग रहे मेरे भाई, मैं अच्छा ही हूँ। वैसे तो बुरा हूं मैं बहुत। सर कौन कहता है बेटा? कहता है कोई ना कोई। चलो बताएंगे भाई कैसे हैं सभी? चलो बढ़िया है। चलो मेरे भाई स्टार्ट करते हैं अपन। देखो इस संडे को अगर है ना, इस संडे को अगर देखते हैं अपन रिवीजन करें या फिर इस चैप्टर को कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। पहले चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो रिवीजन एक दिन ले लेंगे अपन, चाहे बीच में ही, है ना? ठीक है, चलो देख लेंगे जो भी रहेगा, कोई बात नहीं। अभी तो आज क्या है, चलो जो भी है, पता नहीं कौन सा वार है, कोई नहीं, देख लेंगे जो भी है। ठीक है चलो बताएंगे सभी कैसे हैं मेरे भाई? हैं अच्छे हैं? चलो हाँ, एक मिनट में देख ही लेता हूँ आज कौन सा वार है। चलो अभी तो 2 दिन बच रहे हैं मेरे भाई, अभी तो 2 दिन बच रहे हैं संडे आने में, एक दिन तो बीच में ही है ना? चलो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं मेरे भाई। ठीक है चैप्टर स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। चलो देखो, जहां तक अपन ने पढ़ लिया था वहां तक मैंने समझा भी दिया था तुम्हें, है ना? चलो ये देखो, अपन ने यहां तक पढ़ लिया था, एस्टरीकरण की प्रक्रिया पढ़ ली थी। और एस्टरीकरण की प्रक्रिया में मैंने क्या बताया था तुम्हें कि एथेनॉल की जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है? एस्टर का निर्माण होता है। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है मेरे भाई? एस्टरीकरण कहलाती थी। क्या कहलाती थी? एस्टरीकरण कहलाती थी। अब इसके आगे देखो, हम क्या पढ़ रहे थे? एथेनॉल के बारे में पढ़ रहे थे ना। ये एथेनॉल के क्या थे भाई? रासायनिक गुणधर्म थे। अब रासायनिक गुणधर्मों के बाद में हम इनके बारे में क्या लिखेंगे बताओ? हम लिखेंगे, क्या आ गया भाई? देखो अब इसके बाद में लिखेंगे एथेनॉल के उपयोग, कि ये उपयोग कहां कहां होता है। हमें ये बात भी समझने की जरूरत है मेरे भाई कि इसका प्रयोग कहां कहां होता है, क्योंकि इसके प्रयोग में से भी प्रश्न पूछ लेता है कई बार। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं और लिखेंगे एथेनॉल के उपयोग। देखो टाइम बर्बाद होगा, करूंगा नहीं मैं, होगा तब भी। ठीक है, लिखेंगे एथेनॉल के उपयोग। ये लिखेंगे एथेनॉल के उपयोग। ठीक है, अब इन एथेनॉल के उपयोग में क्या क्या करना है वो ध्यान से समझेंगे मेरे भाई। क्या क्या होता है इसका उपयोग? एथेनॉल के उपयोग। ठीक है, इस एथेनॉल के उपयोग में लिखेंगे कि यह, पहली बात तो क्या है मेरे भाई, जो भी अल्कोहली पेय पदार्थ होते हैं, अल्कोहली पेय पदार्थ का मतलब समझ गए होगे तुम। ठीक है, वो झुमरू खुमरू क्या क्या है, वो फालतू चीजें। ठीक है ना? हाँ पौआ, हाँ नालायक पौआ, तुझे पढ़ेंगे थप्पड़ तेरा बना दूंगा पौआ। इधर देख ले, लिखेंगे पहला मेरे भाई, पहला लिखेंगे मेरे भाई इसमें, पहला पहला लिखेंगे इसके उपयोग में कि इसका उपयोग जो होता है, लिखेंगे यह सभी अल्कोहली, यह सभी अल्कोहली पेय पदार्थों का यह सभी अल्कोहली पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है। क्या होता है मेरे भाई? महत्वपूर्ण अवयव होता है। महत्वपूर्ण अवयव होता है। दूसरा लिखेंगे मेरे भाई, दूसरा लिखेंगे इसमें, इसमें लिखेंगे उद्योगों में इसका उपयोग, उद्योगों में इसका उपयोग। देखो कुछ भी आए तुम्हें, जब केमिकल की बात हो ना तो उद्योग तो लिख ही देना है। उद्योगों में इसका उपयोग एक अच्छे विलायक के रूप में भी होता है। उद्योगों में इसका उपयोग एक अच्छे विलायक के रूप में भी होता है। तीसरा लिखेंगे इसका उपयोग
टिंचर आयोडीन, इसका लिखेंगे तीसरा, इसका उपयोग टिंचर आयोडीन टिंचर, टिंचर क्या होता है मेरे भाई बताओ, टिंचर क्या होता है मेरे भाई, टिंचर आयोडीन, ये क्या है, टिंचर आयोडीन एक नाम है, ध्यान से समझेंगे, नाम का मतलब एक तरीके का क्या है, ये भी एक यौगिक है, ठीक है ना, यौगिक एक तत्व है, बताओ। तो इसका उपयोग टिंचर आयोडीन, कोमा, कफ की जो सीरप होती है, अरे जो दवाई पीते हो ना कफ की, हाँ गुरुजी वो दारू किसी लगे है, वह दारू किसी लगे जो मैं है मेरा भाई है ना, वाई खुश हो गया कफ सीरप, ठीक है, कफ सीरप, टोनिक, टोनिक जानते हो टोनिक, गुरुजी टोनिक दे दो थोड़ा सा, टोनिक ये लो टोनिक, टिंचर आयोडीन, कफ सीरप, टोनिक आदि औषधियों में इसका उपयोग टिंचर आयोडीन, कफ सीरप, टोनिक आदि औषधियों में किया जाता है, ठीक है। चौथा लिखेंगे, चौथा लिखेंगे औद्योगिक मिथाइलेटेड, चौथा लिखेंगे मेरे भाई औद्योगिक मिथाइलेटेड स्पिरिट, औद्योगिक मिथाइलेटेड स्पिरिट बनाने में भी इसका उपयोग ठीक है, 1 मिनट कॉल आ रहा है भाई, लिखेंगे तुम तो यहाँ तक, औद्योगिक मिथाइल स्पिरिट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। हेलो।
देखो मेरे भाई, इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम? मिथाइलेटेड स्पिरिट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो भाई, कोई टैबलेट से रिलेटेड बात थी तो थोड़ा सा अर्जेंट था। किया जाता है, ठीक है भाई, मिथाइलेटेड स्पिरिट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका लिखेंगे, इसका उपयोग, पांचवा लिखेंगे मेरे भाई, इसका उपयोग अच्छे ईंधन के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, इसका उपयोग अच्छे ईंधन के रूप में भी हो सकता है। दूसरा अब लिखेंगे इसमें, देखो ये तो हो गई तुम्हारी इसकी जो किताब की चीजें थी वो। अब मैं थोड़ी सी क्या है, कुछ चीजें ऐड और कर रहा हूं। ठीक है, क्या ऐड कर रहा हूं? जैसे इसको पीने के नुकसान क्या क्या है ना। फायदे तो नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुम नालायक को तो हो ही डाकू, है ना। चलो लिखेंगे इसमें अल्कोहल के हानिकारक प्रभाव। हो गया। लिखेंगे अल्कोहल या एथेनॉल को पीने के हानिकारक प्रभाव। लिखेंगे एथेनॉल या अल्कोहल पीने के हानिकारक प्रभाव। ठीक है, एथेनॉल या अल्कोहल पीने के हानिकारक प्रभाव लिखेंगे। इसकी पहला लिखेंगे एक बार इसमें, पहला लिखेंगे इसमें, इसकी इसका कम मात्रा में उपयोग से, इसकी पहला लिखेंगे कि कम मात्रा में उपयोग से मादकता आ जाती है। भाई मादकता का मतलब समझते हो? नशा। मादकता आ जाती है, ठीक है मेरे भाई, मादकता आ जाती है। ठीक है, दूसरा लिखेंगे इसमें, इसका अधिक उपयोग कर लेंगे तो लिखेंगे एथेनॉल का कम समय के लिए उपयोग से, एथेनॉल के कम समय के उपयोग से उल्टी हो जाती है मेरे भाई। क्या हो जाती है? उल्टी। उल्टी समझते हो? वोमिटिंग, है ना, वोमिटिंग। सिर दर्द लिखेंगे, उल्टी, सिर दर्द, लड़खड़ाती जुबान, लड़खड़ाती जुबान। इसको सही से लिख देता हूं भाई, इसको कुछ और मत लिख लेना कहीं। लड़खड़ाती जुबान, ठीक है, लड़खड़ाती जुबान तथा उणींदापन का कारण बनता है। एथेनॉल के कम समय के लिए उपयोग से
उपयोग लिखेंगे ओनली। एथेनॉल का कम समय के लिए उपयोग, एथेनॉल का कम समय के लिए उपयोग, एथेनॉल का कम समय के लिए उपयोग, उल्टी, सिरदर्द, लड़खड़ाती जुबान, उणींदापन, उणींदापन आदि का कारण बनता है, आदि का कारण बनता है। आगे लिखेंगे एथेनॉल का लंबे समय तक उपयोग, एथेनॉल के लंबे समय के उपयोग तीसरा लिखेंगे इसमें तीसरा लिखेंगे एथेनॉल के लंबे समय तक उपयोग एथेनॉल के लंबे समय के, एथेनॉल के लंबे समय तक उपयोग एल्कोहल विषाक्त, सोचने दो भाई मुझे थोड़ा सा, एक बार थोड़ा सा सोचने देंगे। एथेनॉल के लंबे समय तक उपयोग से, एथेनॉल के लंबे समय तक उपयोग से एल्कोहल विषाक्त तक उपयोग से तक उपयोग से एल्कोहल विषाक्त हृदय रोग। और बताओ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या देखा है तुमने दारू पीने वालों के अंदर अंदर, बताओ क्या क्या देखा है। देखो मेरे भाई, देखो पहली बात तो ये भाई मेरी ये सारी चीजें मतलब ऐसे मेरे दिमाग में फीड तो है नहीं कि मैं पूरी की पूरी ऐसे बिल्कुल एक बार में ही सब कुछ उतार दूं। देखो तुम्हें थ्योरेटिकल लिखना है, तुम्हें वैसा नहीं लिखना। एब सैदा वाला क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे 10-12 आ जाएंगे, लेकिन तुम्हें क्या है इस तरीके से पूरा आना चाहिए, तो मुझे सही तरीके से लिखना जरूरी है, ठीक है मेरे भाई। तो एथेनॉल के लंबे समय तक उपयोग से एल्कोहल विषाक्त, हृदय रोग, तंत्रिका क्षति, तंत्रिका क्षति, तंत्रिका क्षति मतलब अभी समझाऊंगा, आगे लिखेंगे एक बार अभी। हृदय रोग, तंत्रिका क्षति, मस्तिष्क का स्थायी क्षति, मस्तिष्क मतलब पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, क्षति हो जाएगा, और तंत्रिका क्षति और मस्तिष्क और मस्तिष्क का क्या बताओ भाई, और मस्तिष्क का क्या होगा, मस्तिष्क का, मस्तिष्क के स्थायी क्षति के रूप में, मस्तिष्क के स्थायी क्षति के रूप में कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का
सामना करना पड़ सकता है या कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रसित हो जाता है, लिखेंगे। ग्रसित हो जाते हैं। ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब एक और लिख लेंगे, 4 तो लिख ही लो कम से कम। अब बताओ, एक और बताओ, मुझे याद नहीं आ रहा, बताओ क्या आएगा। लिखेंगे इसमें कि यह तंत्रिका तंत्र को कमजोर करता है मेरे भाई। यह तंत्रिका तंत्र को कमजोर करता है। यह क्या करता है बेटा? तंत्रिका तंत्र को कमजोर करता है, जिससे व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। यह तंत्रिका तंत्र को कमजोर करता है, जिससे व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, जिससे व्यक्ति क्या हो सकता है? अंधा भी हो सकता है। देखो भाई, सीधी सीधी बात ऐसे समझ लो। देखो मैं पहली बात एक चीज बता देता हूं तुम्हें, कि मुझे तुम्हें थ्योरेटिकल लिखवाना होता है, ठीक है। दूसरी बात कि मैं कोई ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने यहाँ पे कोई किताब विताब खोल रखी हो फिर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, नहीं मेरे भाई, ठीक है। तीसरी बात क्या, कि मुझे जब लिखाना होता है तो मैं इसको ऐसे कैसे छाप के, मैं पहले भी छाप के ला सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ लिखता हूँ। क्यों लिखता हूँ? ताकि तुम भी लिखो और चीज़ों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो कोशिश किया करो। देखो मेरे भाई, मैं पूरी तरीके से, मैं जितना भी मेरा मतलब मुझसे दिया जा रहा है, मतलब जितना भी मुझसे आउटपुट दिया जा रहा है, मैं तुम्हें आउटपुट दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं भी चाहता हूँ कि तुम भी इससे आउटपुट दो, ठीक है। तुम भी पढ़ो और चीज़ों को मतलब नई तरीके से सीखने का प्रयास करो, ठीक है मेरे भाई। चलो चलो, हो गए ये। अब देखो इसको, मैं इसको सेट कर देता हूँ थोड़ा सा। दिख रहा है मेरे भाई सभी को? सभी को दिख रहा है? तो देखो ध्यान से समझेंगे। एथेनॉल के उपयोग की बात करते हैं मेरे भाई, ध्यान से समझेंगे। एथेनॉल के उपयोग की बात करते हैं तो यह सभी अल्कोहली पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है। सभी अल्कोहली पेय पदार्थ मतलब ऐसे पेय पदार्थ जिनमें अल्कोहल पाया जाता है मेरे भाई, चाहे तुम्हारा वो ठर्रा हो, चाहे इंग्लिश की बोतल हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो उसमें क्या है मेरे भाई, यह सभी अल्कोहली पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है। यह सभी अल्कोहली पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है। उद्योगों में इसका उपयोग एक अच्छे विलायक के रूप में भी होता है। ये मैंने तुम्हें बताया था कि अल्कोहल क्या है, एक अच्छा विलायक है, जो कि जल के सभी अनुपातों में भी क्या करता है, जल के सभी अनुपातों में अच्छी तरीके से विलय हो सकता है। आगे देखेंगे इसका उपयोग टिंचर आयोडीन, अब ये क्या है, मेडिसिन है मेरे भाई, दवाई हैं, औषधियां हैं ये, ठीक है। कफ सिरप, जो तुम्हें मतलब जैसे कोई बूढ़ा बड़ा खांसता होगा तो वहां पर कहते हैं कफ, कफ जम रही है, कफ। कफ का मतलब जैसे बलगम, बलगम बोलते हैं उसको। बलगम का मतलब जैसे खांसते हैं तो उस तरीके से, मतलब खकार बोलते हैं ना नालायक को, खकार बलगम, ये फिर मतलब अपन बोलते हैं कफ। तो ठीक है, इसको लिखेंगे कफ है ये भाई, कप नहीं है। तभी मैं सोच रहा कुछ अजीब लग रहा है, लेकिन लग क्या रहा है अजीब। कफ सिरप, ठीक है मेरे भाई। कफ सिरप क्या होती है? जो कफ, जब कफ जमा हो जाता है तो अपन सिरप लेते हैं, जैसे खांसी की नहीं होती कि दवाई, उसको बोलते हैं सिरप, ठीक है। आगे देखो टॉनिक, टॉनिक होते हैं बहुत सारे, ठीक है। जैसे कि तुम्हें कैसे बताऊं, टॉनिक 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 टॉनिक, अरे ऐसे समझ लिया करो, टॉनिक लेते हैं यार, कैसे क्या बताऊं तुम्हें। अरे जैसे छोटे बच्चों को टॉनिक नहीं देते क्या, नालायक को, वो क्या देते हैं उसको, वो क्या बोलते हैं, ग्राइप वाटर वागटर कुछ है जो, वो टॉनिक है, ठीक है। ये आदि औषधियों में क्या करते हैं, इसका उपयोग किया जाता है, आदि औषधियों में किया जाता है। औद्योगिक मिथाइलेटेड स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब स्पिरिट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या काम आती है? उद्योगों में काम आती है बेटा, फैक्ट्रियों में काम आती है, तुम्हारे काम की चीज नहीं है, ठीक है। चलो, इसका उपयोग अच्छे ईंधन के रूप में भी हो सकता है। कैसे कर सकते हैं इसको? सर इसकी ये क्या होता है, बहुत अधिक ज्वलनशील होता है। तुम्हें मैंने बताया था कि ये क्या होता है, इसका जो ताप होता है, मतलब ज्वलनशीलता जो होती है वो काफी उच्च होती है, मतलब ये तेजी से जलने लग जाता है। अब देखेंगे एथेनॉल या अल्कोहल पीने के हानिकारक प्रभाव। गुरुजी ये मत बताओ तुम, तो ना उनको फायदा बताओ। अरे बेटे फायदा ना होते इसके, इसके नुकसान ही नुकसान होते हैं। देखो फायदे होते हैं गम बुलाने के लिए, है ना। हाँ आपने पिए क्या सर? नहीं मैंने नहीं पी। हाँ चली गई थी, हाँ चली गई थी बेटा छोड़ के, चलो जाने दो, नालायक हो गई तो अपना क्या लेके जाएगी। देखो
इसके कम मात्रा में उपयोग से मादकता आ जाती है बेटा। मादकता का मतलब क्या है? नशा आ जाता है, ठीक है। एथेनॉल का कम समय के लिए उपयोग, एथेनॉल का कम समय के लिए उपयोग, मान लो अपन ने थोड़ा सा ले लिया, आज के ले लेते हैं थोड़ी सी गुट्टी, तो देखो भाई क्या क्या हो सकता है, उल्टी हो जाएगी तुम्हारे, पहली बात तो, ठीक है। पहली बात तो क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। उसके बाद में तुम्हारा सिर दर्द होने लग जाएगा। सिर दर्द के बाद में तुम्हारी लड़खड़ाती जुबान, और चुप रह तुम यार, मेरे मानो भाई है तुम मेरे, हाँ तुम मेरे भाई है, समझोगे तो, हाँ तो वो लड़खड़ाती जुबान, ठीक है। उनींदापन, मतलब जब मेरी आंखों में दिख रहा है इस तरीके से कि हाँ नींद छड़ी हुई है ना, तो ये होता है उनींदापन, ठीक है। देखो एक एक चीज को प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, है ना सर। हाँ नालायक के थप्पड़ पड़ेंगे अभी, छठे सातवें पाठ में भी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तुझे, नालायक। देखो इधर, जुबान उनींदापन आदि का कारण बनता है। एथेनॉल के लंबे समय तक उपयोग से अल्कोहल विषाक्त, हृदय रोग। देखो अल्कोहल विषाक्त का मतलब है, अल्कोहल विषाक्त का मतलब है कि जो अल्कोहल है वो जहरीला हो जाता है, जहर की तरह काम करने लग जाता है। हृदय रोग हो सकता है तुम्हारे, हृदय रोग तो तुम्हारे पहले से ही वो पड़ा है नालायक को। देखो तंत्रिका की क्षति, तंत्रिका क्षति मतलब तंत्रिका तंत्र होता है हमारे शरीर में, ठीक है। तंत्रिका क्षति और मस्तिष्क के स्थायी क्षति के रूप में, और मस्तिष्क के स्थायी क्षति के रूप में, स्थायी क्षति का मतलब हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा माइंड चला जाएगा। सर कहाँ चला जाएगा? अरे बेटे इसकी याददाश्त चली जाएगी। मस्तिष्क जो तू है, हमारा जो खोपड़ी है ना, खोपड़ी है, इसके अंदर दिमाग है, उसकी क्षति हो जाएगी, पूरे की नुकसान हो जाएगा उसका। आगे देखो, हृदय रोग, तंत्रिका क्षति और मस्तिष्क के स्थायी क्षति के रूप में कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मतलब क्या हो सकते हो तुम? ग्रसित हो सकते हो। गुरुजी हो जाएंगे ग्रसित तो, पर गम तो भूला, हाँ भूल जाएगा बेटा, देख इधर। अब यह तंत्रिका तंत्र को कमजोर करता है, जिससे व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। देखो मेरे भाई, अब मैंने तुम्हें ये बताई है मजाक की बातें मजाक में, अब अपन एक बार और फिर से देख लेता हूं, दिखा देता हूं। यह सभी अल्कोहलिक पेय पदार्थों का मुख्य अवयव होता है, ठीक है। इसमें ये क्या होता है? एक अच्छे विलायक के रूप में काम में होता है। इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन में, कफ सिरप में, टॉनिक आदि औषधियों में किया जाता है। इसका उपयोग मिथाइलेटेड स्पिरिट बनाने में किया जाता है। ये याद होने चाहिए मेरे भाई, ये किस किस में प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना। और इसका उपयोग अच्छे ईंधन के रूप में भी कर सकते हैं। जब ये अपने पास जो एथेनॉल होता है, इसका कम मात्रा में उपयोग से क्या आ जाती है? नशा, मादकता आ जाती है, नशा आ जाता है, और कम समय के लिए उपयोग करते हैं तो उल्टी, सिरदर्द, लड़खड़ाती जुबान और उनींदापन आ जाता है, ठीक है। एथेनॉल के लंबे समय के उपयोग से अल्कोहल विषाक्त हो जाता है। अल्कोहल विषाक्त, हृदय रोग, हृदय रोग के अलावा तुम्हारी तंत्रिका क्षति और मस्तिष्क क्षति, स्थायी और मस्तिष्क के स्थायी क्षति के रूप में कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, यह तंत्रिका तंत्र को कमजोर करता है मेरे भाई, जिससे तुम्हारी आंखें भी कमजोर हो सकती है और तुम अंधे भी हो सकते हो, ठीक है मेरे भाई। आगे लिखेंगे, अब आगे लिखेंगे। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? बताओ, सभी बताएंगे इसमें कोई दिक्कत है क्या? तुम बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मेरे भाई अब लिखोगे तुम क्या? एथेनोइक अम्ल लिखोगे। क्या लिखोगे? एथेनोइक अम्ल लिखेंगे, एथेनोइक अम्ल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन और इसमें लिखेंगे एथेनोइक अम्ल, हेडिंग डालेंगे मेरे भाई एथेनोइक अम्ल। देखो मैं कम कम कराता हूँ और कम कम करके ही तुम्हें मैं मतलब है ना बहुत कुछ करा दूंगा, तो तुम मेरे भाई पढ़ते रहा करो, रेगुलरली क्लास लेते रहा करो। बाकी तो अपन समस्याओं को ऐसे निकाल देंगे जैसे कि दूध में से मक्खी। गुरु जी सच में? अम्बा बेटा सच में। चलो लिखेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे? एथेनोइक अम्ल। क्या लिखेंगे? एथेनोइक अम्ल। ये क्या हो गया गुरु जी? चलो क्या है ये मेरे भाई? एथेनोइक अम्ल। अब ये एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है और इसको क्या बोलते हैं बताओ? एथेनोइक अम्ल, ठीक है। एथेनोइक अम्ल, और इसका सूत्र भी लिख लो यहीं पे। देखो कैसे याद करेंगे सर, इसको ऐसे याद रखेंगे, CH3 COO CH2 और CH3। गुरुजी आपको तो याद है, हम कैसे याद करेंगे? मेरे भाई मैं बताऊंगा कैसे याद करोगे इसको। CH3 COO CH2, सॉरी सॉरी ये तो एस्टर का हो गया ना, CH3 COOH। ये लो ये बन गया भाई, ये वो एस्टर का था भाई मेरे भाई, CH3 COOH, CH3 COOH, CH3 COOH, ठीक है। अब देखो इसमें लिखेंगे मेरे भाई, इसमें लिखेंगे, पहला लिखेंगे मेरे भाई, पहला लिखेंगे
एथेनोइक अम्ल का उपयोग लिखेंगे, एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल भी, एसिटिक अम्ल कहा जाता है लिखेंगे। भी क्या लगता है इसमें, ये भी एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, आगे देखेंगे, एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है। सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है तथा यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। तथा यह तथा यह तथा यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। क्या है मेरे भाई, यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। इस समूह को लिखेंगे, इस समूह को समूह को कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह भी अम्ल समूह कहा जाता है, ये लिखो। ठीक है, लिखेंगे इसको पहले एक बार। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है तथा यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। इस समूह को कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह कहा जाता है। ठीक है, समूह कहते हैं लिख लो, समूह कहते हैं लिखेंगे भाई। ठीक है, अम्ल समूह कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे भाई, इस समूह को कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह कहते हैं। आगे लिखेंगे, एसिटिक अम्ल के एसिटिक अम्ल के दूसरा लिखेंगे इसमें, एसिटिक अम्ल के 3 से 5% विलयन को लिखेंगे। एसिटिक अम्ल के 3 से 5% विलयन को सिरका कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई, सिरका कहा जाता है। तो जब से मैं तुमसे पूछता था सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तुम क्या कहते थे, सर सिरके की ऐसी तैसी। ऐसी तैसी का मतलब एसिटिक अम्ल होता है, उसमें कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, सिरका कहा जाता है। तथा इसका उपयोग, सिरके का उपयोग कहाँ लिखते, लिखेंगे तथा इसका उपयोग इसका उपयोग तथा इसका उपयोग आचार के परिरक्षण में
किया जाता है। किसमें किया जाता है? आचार के परिरक्षण में किया जाता है। सर परिरक्षण क्या होता है? मतलब कि बेटा आचार को खराब होने से बचाया जाता है। ठीक है, लिखेंगे इसमें शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक, लिखेंगे शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक, तीसरा लिखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे इसमें कितना होता है बताओ? तुम बोलोगे सर 290 डिग्री होता है। लिखेंगे शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290। बताओ क्या आएगा? 290 डिग्री सेल्सियस। बताओ 290 डिग्री या सेल्सियस, मतलब डिग्री आएगा, सेल्सियस डिग्री सेल्सियस आएगा या फिर केल्विन आएगा, फ़ारेनहाइट आएगा? बताओ क्या आएगा? 290 केल्विन। ठीक है ना मेरे भाई, होता है। कितना होता है? 290 केल्विन होता है। और ध्यान से सुन लेंगे, जो अपने पास ताप होता है, ताप का जो ऐसा ही मात्रक होता है ना, वो होता है केल्विन। क्या होता है मेरे भाई? केल्विन। और जब केल्विन को लिखा जाता है तो डिग्री नहीं लिखते। 9th में पढ़ा होगा तुमने, जब तापमान को तुम परिवर्तित करते थे इसमें भाई, ये वाला सूत्र था तो मैंने तुम्हें बताया था भाई, जिन्होंने मुझसे 9th में पढ़ा था, KCRF, F-32 और K-273, C-5, R बटा, चलो ये था, क्या था इसमें? 5 5 4 और 9, ये इस तरीके का सूत्र था। R/4 C-5 बटा, ये कुछ ऐसे इस तरीके से था कि नहीं था? बताओ। इस तरीके से तुमने सूत्र देखा होगा मेरे भाई, तो उसमें तुमने देखा होगा कि केल्विन के ऊपर ना तो डिग्री लगती है, जब केल्विन लिखते हैं तो डिग्री वगैरह कुछ भी नहीं लिखता। देखो इस सूत्र का मुझे पता नहीं था, कोई अगर गलती वलती हो तो कोई बात नहीं है ना, ऐसे याद रख रखा था। KC की रफ K-273, C-KC, हाँ तो सी तो यू क्यों था भाई? C/5 ही था उसमें। ठीक है ना, चलो वो C/5 था, जो ये थे ना के C/5 था ये। ठीक है, और R बटा कितना था? 9 था, सॉरी R/4 था। देखो अब तुम वो तो चलो छोड़ो, याद नहीं है भाई, मेरे दिमाग से निकल रहा है। KCRF है और उसमें करके K में से 273 घटते हैं, F में से -45 कुछ ऐसे घटते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है वो। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है? 290 केल्विन होता है। आगे लिखेंगे इसलिए यह सर्दियों में जम जाता है, लिखेंगे इसमें इसलिए यह सर्दियों में जम जाता है, केल्विन होता है, इसलिए यह सर्दियों में जम जाता है। क्या हो जाता है बेटा? सर्दियों में क्या हो जाता है? ये जम जाता है। इस कारण से इसे ग्लेशियल, ग्लेशियल क्या बोलेंगे? एसिटिक अम्ल। क्या बोलेंगे? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्लेशियल, ग्लेशियल, ग्लेशियल। ये याद नहीं आ रहा मेरी बात, चलो कोई नहीं, ग्लेशियल है पर ये, है ना, कोई बात नहीं, ग्लेशियल। देखो कई बार क्या होता है, चीज़ें भूल जाता हूँ, दिमाग क्या है मेरे भाई, मैं तुम्हें बता रहा था अभी एग्जाम है थोड़ा सा, तो माइंड पे उस चीज़ का थोड़ा सा लोड है। ठीक है, इस कारण से इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। लेकिन बेफिक्र होकर लिखो मेरे भाई, जो मैंने लिखा रहा हूँ मतलब सही लिखा रहा हूँ, इस चीज़ की गारंटी है मेरी। ठीक है, चीज़ की मेरी गारंटी है, दिमाग सेंटर में नहीं है, कोई बात नहीं, मैं सेंटर में हूँ मेरे भाई। ठीक है ना, चलो लिखेंगे इसे, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। अब लिखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे आगे इसमें, ये क्या लिखा अपन ने? एथेनोइक अम्ल के
गुणधर्म लिखेंगे, एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म लिखो मेरे भाई, एथेनिक अम्ल के गुणधर्म या गुण लिख लेंगे, एथेनोइक अम्ल के गुण। लिखेंगे एथेनोइक अम्ल के गुण। एथेनोइक अम्ल के गुण, ठीक है मेरे भाई। पहला लिखेंगे, इसमें पहला लिखेंगे, बताओ क्या लिखेंगे पहला, इसमें लिखेंगे इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, लिखेंगे इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, ठीक है। दूसरा लिखेंगे क्या होता है, ये गंधहीन पदार्थ होता है, गंधहीन का मतलब जिसमें से गंध नहीं आती, तो लिखेंगे एथेनोइक अम्ल एक गंधहीन पदार्थ है मेरे भाई। क्या है मेरे भाई, ये गंधहीन पदार्थ है। गंधहीन का मतलब इसमें गंध नहीं आती, मतलब इसमें कोई खुशबू ना बदबू ना कुछ भी नहीं आता इसमें। फिर सर पता कैसे करेंगे मेरे भाई, और गुण धर्मों से पता करेंगे, जरूरी नहीं सूंघ के पता किया जाए, उसको जला के भी पता किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें होती है मेरे भाई, है ना। या फिर लिटमस से जांच कर सकते हैं, कैसे भी जांच कर लेंगे भाई इसकी प्रकृति, मतलब जो भी पता करनी है अपन को, ठीक है ना, बहुत सारे तरीके होते हैं। लिखेंगे एथेनोइक अम्ल का गलनांक लिखेंगे, इसका गलनांक, तीसरा लिखेंगे इसका गलनांक, लिख दो सीधा, इसका गलनांक 290 केल्विन होता है। क्या होता है, 290 केल्विन होता है, ठीक है मेरे भाई। चलो यहां तक समझ में आ गया, बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है मेरे भाई, कैसी होती है, अम्लीय। तुम बोलोगे सर अम्लीय तो होगी, एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल जो लिख रखा है, हाँ मेरे भाई, तो इसकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। एथेनोइक अम्ल को जो होता है मेरे भाई, एथेनोइक जो अम्ल होता है, यह एक गंधहीन पदार्थ है, मतलब इसमें से गंध नहीं आती, ना तो अच्छी गंध आती है ना बुरी गंध आती है, कुछ भी गंध इसमें से नहीं आती। इसका गलनांक 290 केल्विन होता है मेरे भाई, कितना होता है इसका गलनांक, 290 केल्विन होता है। चलो अब मेरे भाई, अब लिखेंगे इसके उपयोग, इसके उपयोग लिखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे इसके उपयोग, ठीक है। एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल के उपयोग, तो आएगा नहीं, अगले में लिख लेंगे, ठीक है मेरे भाई। लिखेंगे अगला, अगले लिखेंगे लिखेंगे एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल के गुणधर्म। देखो मेरे भाई, अब लिखेंगे एथेनोइक अम्ल, आज काफी लिखवा दिया ना, आज बातें अपन ने कम की हैं। एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल के उपयोग, ठीक है। देखो भाई मेरी बात सुनेंगे, इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, या फिर कोई और एक दो क्लास हो, तो उसमें अपना टाइम बढ़ सकता है थोड़ा बहुत, है ना। तो उसको टाइम को ऐसे देखेंगे नहीं कि टाइम बढ़ गया, थोड़ा बहुत अगर एडजस्ट करना थोड़ा सा एडजस्ट करना मेरे भाई, है ना। अगर मान लो मैंने इसके मतलब वो करवाए, तो मैं क्वेश्चंस करवाए, मान लो एब एस वाले करवाए या कैसे भी करवाए, और इसमें मतलब वो थोड़ा सा टाइम लग गया,
टाइम लग गया तो इसका मतलब ये नहीं प्रॉपर 1 घंटे की क्लास हो, थोड़ी बहुत ज़्यादा हो सकती है, उस दिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे मेरे भाई, है ना। चलो अभी मैं 16 तारीख के बाद में ही ला पाऊंगा, अभी तो देखो क्लासेस आपकी है ना, आज अभी कितनी तारीख हो गई है आपकी, 2-3 दिन की बात और है, 2-3 दिन के बाद में फिर मैं वही लेके आऊंगा, 2-3 दिन बाद में ये खत्म होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं है। एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल के उपयोग मेरे भाई पहला लिखेंगे, लिखेंगे मेरे भाई, इसमें पहला लिखेंगे किसमें प्रयोग किया जाता है बताओ तुम, मैंने तुम्हें बताया था कि अचार के परिरक्षण में, ठीक है, किसमें, अचार के परिरक्षण में, आचार के परिरक्षण में। दूसरा लिखेंगे लेबोरेटरी में अभिकर्मक के रूप में, लेबोरेटरी में अभिकर्मक के रूप में, ठीक है। तीसरा लिखेंगे मेरे भाई, तीसरा लिखेंगे किसके रूप में बताओ, लेबोरेटरी में अभिकर्मक के रूप में लिखेंगे सफेद शीशे के निर्माण में, सफेद शीशे के निर्माण में। चौथा लिखेंगे मेरे भाई, चौथा लिखेंगे, चौथा लिखेंगे रेयोन रेशो के निर्माण में, पांचवा लिखेंगे मेरे भाई, पांचवा लिखेंगे पांचवा लिखेंगे, बताओ पांचवा क्या लिखोगे, पांचवा लिखोगे रबर के निर्माण में, लिखेंगे रबर के निर्माण में। सर रबर में तो सल्फर काम में लिया जाता है बेटा, लिखेंगे एक बार पहले, रबर के निर्माण में स्कंदन के रूप में, ठीक है, स्कंदन के रूप में काम में लिया जाता है बेटा, इसको किसके रूप में लिया जाता है, स्कंदन के रूप में, ठीक है ना। स्कंदन के, स्कंदन का मतलब आने वाले, के रूप में, ठीक है मेरे भाई, किसके रूप में, स्कंदन के रूप में। तो छठा लिख लेंगे इसका विलायक के रूप में, विलायक के रूप में मेरे भाई, ठीक है। ये हो गए हमारे पास एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल के उपयोग। देखो क्या क्या लिखवाया है मैंने, अचार के परिरक्षण में लिया जाता है मेरे भाई, लेबोरेटरी में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक मैंने तुम्हें समझाया पहले चैप्टर में, तो लैब जो होती है, लैब का मतलब समझ रहे हो ना, प्रयोगशालाएं, उनमें अभिकर्मक के रूप में, सफेद शीशों के निर्माण में इसका काम में लिया जाता है मेरे भाई, ठीक है। रेयोन, रेयोन क्या होता है, रेशे होते हैं अपने पास जिनसे कपड़े बनते हैं रेयोन के, ठीक है ना, तो उनके निर्माण में भी इसको काम में लिया जाता है। रबर के निर्माण में, सर रबर के निर्माण में कैसे बेटा, देखो एक तो होता है सल्फर, सल्फर से हम करते हैं रबर का वल्कनीकरण, मतलब उसको कठोर बनाया जाता है, ठीक है ना। दूसरी बात, ये रबर के निर्माण में क्या काम आता है, स्कंदन के रूप में। जैसे रबर को पहले क्या होता है, ऐसे रबर ऐसे थोड़ी होता है बिल्कुल अपने जो जैसे मिटाने वाला होता है, तो वो मतलब
चौकोर आता है इस तरीके से, रेक्टेंगुलर शेप में, मतलब आयत के शेप में आता है, क्या वैसा होता है क्या? नहीं, पहले वो बिखरा हुआ टुकड़ों के रूप में होता है, फिर उसका हम वल्कनीकरण करते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं, स्कंदन करते हैं, और स्कंदन के रूप में हम कौन से किसको काम में लेते हैं, एथेनोइक अम्ल को। जब वो जम जाता है तो उसके बाद में उसकी कटिंग की जाती है मेरे भैया ना। तो एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल का उपयोग कहाँ करते हैं, रबर के निर्माण में स्कंदन के रूप में, ठीक है मेरे भाई, विलायक के रूप में। ये क्या हो गया यहाँ पे। अब लिखेंगे आगे एस्टर, अब आगे पहुंचेंगे मेरे भाई, और अब लिखेंगे एस्टर, ठीक है मेरे भाई, एस्टर लिखेंगे। अब लिखेंगे एस्टर, अब लिखेंगे मेरे भाई एस्टर, लिखेंगे मेरे भाई एस्टर। एस्टर में क्या लिखेंगे बताओ, यह किस किस से बनता है, मैंने तुम्हें बताया था, बताओ किस किस से बना था, अभी मैंने लिखवाया था ना एस्टरीकरण। एस्टरीकरण की प्रक्रिया में बताओ क्या बताया था मैंने, एथेनॉल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल के, लिखेंगे, देखो मैंने क्या लिखवाया था, एथेनॉल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल के, गया, हाँ, एथेनॉल की कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से एस्टर करने, एस्टर करने आती है। देखो मेरे भाई, चलो देखते हैं अब, आज तो काफी लिखवा दिया मैंने तुम्हें यार है, अरे नालायक हो, ये पेज, देखो मेरे भाई, एस्टर का नाम लिखेंगे, एस्टर के इसमें लिखेंगे मेरे भाई, एस्टर क्या होता है ध्यान से समझेंगे, एस्टर में क्या लिखेंगे, एस्टर में क्या लिखेंगे, एथेनॉल, एथेनॉल एवं, एथेनॉल होगा या क्या होगा बताओ, अरे मेरे भाई बताएंगे क्या होगा, एथेनोइक अम्ल था या एथेनॉल था, तो लिखेंगे एथेनॉल की, एथेनॉल की कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से एथेनॉल की कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से बनने वाले यौगिक को, दिख रहा है मेरे भाई ये, तो ठीक हो जाएगा, देखो अभी, हाँ देखो दिख रहा है सभी को, एथेनॉल की कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से, एथेनॉल की कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से अभिक्रिया से बनने वाले यौगिक एस्टर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं मेरे भाई, एस्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे भाई, एस्टर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं मेरे भाई, क्या कहलाते हैं, एस्टर कहलाते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे अपन एस्टर के प्रयोग, एस्टर के उपयोग, सॉरी एस्टर के उपयोग, देखते हैं कितना टाइम हो गया मेरे भाई, 55 हो गए, 5 मिनट और बच रही है। चलो लिखने का ट्राई करते हैं, समझ कर लेंगे, अपन को तो सारी चीज़ें करनी ही पड़ेंगी मेरे भैया ना, और कोई ऑप्शन भी नहीं है अपने पास। चलो लिखेंगे, लिखेंगे एस्टर के उपयोग, तो भाई लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे मेरे भाई, एस्टर के उपयोग, लिखो मेरे भाई, नहीं छोड़ो कल लिखेंगे अपन इसको, है ना, कल लिखेंगे मेरे भाई, ठीक है, आज काफ़ी सारा लिखवा भी दिया, फिर तुम्हारे दिमाग में घुसेगा नहीं, फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। चलो कल लिख लेंगे, कोई बात नहीं, इससे उदास मत हो मेरे भाई, मैं ही काफ़ी उदास होने के लिए, तो चलो तुमसे बात कर लेता हूँ कुछ 2-3 मिनट, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड, कुछ ऐसे धांसे वांसे दे देता हूँ तुम्हारे, हैं लोगे के धांसे, चलो, हाँ
देखो मेरे भाई आज अपन ने बहुत सारा कुछ पढ़ लिया है, बहुत सारी चीज़ें अपन ने कवर कर ली है। एक चीज़ और ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई, मैंने तुम्हें बताया था। हाँ, और मेरे भाई जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो रेगुलर स्कूल ही जाएंगे जब तक कि स्कूल की छुट्टियां नहीं आ जाती। सर स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई नहीं, कौन बोला है मेरे भाई? स्कूल में पढ़ाई नहीं होती? कोई बात नहीं, नहीं होती तो देखो वहाँ पे क्यों भेज रहा हूँ मैं तुम्हें, कि जब भी देखो परीक्षा से पहले क्या होते हैं, बहुत सारे ब्रिलियंट बन जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि अपन को स्कूल नहीं जाना, ठीक है, अपन घर पे ही रह के पढ़ाई करेंगे। मेरे भाई स्कूल में जाना अपने आप में एक अलग चीज़ है, घर पे पढ़ाई करना अपने आप में अलग चीज़ है, ठीक है। जब तुम घर पे रुकते हो ना मेरे भाई, तो तुम किसी एक सब्जेक्ट को या दो सब्जेक्ट को पकड़ कर पढ़ सकते हो, लेकिन अगर तुम स्कूल गए और वहाँ पे क्लास चली तुम्हारी ठीक तरीके से, सर नहीं चलती तो बेटा चले या नहीं चले तुम एक बार जाओ, ठीक है, वहाँ पे सर से बोलो। और आजकल ऐसी स्थिति हो चुकी है मेरे भाई सभी स्कूलों की, देखो स्थिति क्या मतलब ऐसे हाल सुधर चुके हैं कि ऐसी कोई स्कूल नहीं है जहाँ पे पढ़ाई नहीं चलती हो, और सभी टीचर पढ़ा के खुश है। क्योंकि पहले के, चलो पहले के स्कूलों में मैं मानता हूँ, लेकिन अभी क्या है, नए नए नौजवान बंदे आ रहे हैं भाई, है ना, वो अपना पूरा का पूरा मतलब फुल्ली मतलब पूरी तरीके से नॉलेजेबल हैं वो, मतलब अच्छी तरीके से नॉलेज है उनको, और वो चीज़ों को मतलब क्या है, उन्होंने चीज़ें देखी हैं समझी हैं, तो वो मेहनत करते हैं और तुम्हें पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अगर तुम्हें ये लगता है ना कि स्कूल में ऐसे अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है, हमें एक कोचिंग करनी चाहिए, मेरे भाई कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट तरीके से आप टीचर से पूछ के तो देखो, एक बार टीचर से पूछो, समझो, ठीक है। और देखो बाकी मैं तुमसे ये कहता हूँ कि पैसे मतलब पढ़ाई के लिए पैसे खर्च करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे भी नहीं कि बेवजह ही कर दिए। अब बताओ मुझे भाई, मैं तुम्हें पूरा का पूरा कोर्स फ्री में दे रहा हूँ, पूरे का पूरा कोर्स फ्री में करवा रहा हूँ, अगर तुम इसके लिए भी 1000-1500 या 2-3 हज़ार रुपये जो भी तुम दे के कहीं पे कोचिंग कर रहे हो, अभी मैंने देखा कि सप्लीमेंट्री में इस बार, भाई मैं मेरी पिछली बार की बताता हूँ, ठीक है, पिछली बार जब मैंने पढ़ाया था तो मेरा ऐसा कोई बच्चा नहीं था जिससे मैंने लास्ट से मतलब लास्ट ईयर जो मैंने पढ़ाया था उसमें लास्ट से लास्ट ईयर, तो जब मैंने पढ़ाया था तो मेरा एक भी बच्चा सप्लीमेंट्री नहीं था, सभी अच्छे नंबरों से पास थे और बेहतर नंबरों से, मतलब बेहतर नंबर का मतलब है कि 50 से ऊपर सभी के थे। इस बार की हालत तुम देखो, ऐसा नहीं है पेपर कठिन आया हो, पेपर इस बार का काफ़ी ईजी था बजाय कि पहले के, ठीक है, लेकिन इस बार बच्चों के सप्लीमेंट्री में ढेर लगे पड़े हैं, ठीक है। एक बार मुझे पता चल जाए कि सप्लीमेंट्री का एग्जाम कब है तो कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे लिए सप्लीमेंट्री की क्लास भी लेके आऊं, ठीक है। जो भी तुम्हारे मतलब सीनियर वगैरह हो या फिर मतलब जो भी सब लगता हो कि भाई हाँ ये सप्लीमेंट्री आया है साइंस में, तो मैं कोशिश करूंगा उसकी क्लासेस डालने की सप्लीमेंट्री के लिए, तो मेरे भाई देख लेंगे एक बार उसको भी, ठीक है ना। चलो ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही काफ़ी मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपने इतना टाइम दिया, ठीक है, क्लास को। और अभी तो 1 मिनट और बच रही है, 1 मिनट और तुम्हारे खून पीने के लिए तैयार हूं मैं। बताएंगे कोई डाउट वगैरह हो तो। देखो मेरे भाई इनकी पीडीएफ वगैरह मैं सीधी, मैं तुमसे बोल रहा था कि मैं डाल दूंगा, लेकिन मैं देखो इसलिए नहीं डाल रहा इन चीज़ों की। देखो रियल बात तो ये है कि पहले चैप्टर की तो डिलीट हो गई, दूसरे चैप्टर की मेरे पास है आधी पढ़ दी जो कुछ भी है, तीसरे की पूरी है और चौथे की पूरी है। मैं क्यों नहीं डाल रहा? क्योंकि अगर मैंने इनको डाल दिया तो तुम क्या, कोई नहीं पढ़ने वाला। क्यों नहीं पढ़ने वाला सर? बेटा ये फ़ोन में ही सेव करके बैठ जाओगे तुम। मैं कहता हूँ भाई मैं इसको लिख के भी तो ला सकता हूँ ना, मैं इतना टाइम बर्बाद क्यों करूँ भाई? मैं क्या करता, मैं इस तरीके से लिख के लाता, ठीक है, मैं ये खोलता, फिर मैं कहता चलो एथेनोइक अम्ल पढ़ते हैं मेरे भाई। तो एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? एसिटिक अम्ल कहा जाता है, तथा यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। इस समूह को कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। एसिटिक अम्ल के 3 से 5% विलयन को सिरका कहा जाता है तथा इसका उपयोग आचार के परिरक्षण में किया जाता है। परिरक्षण का मतलब है इसकी सुरक्षा बचाव में, मतलब इसको सुरक्षित रखने के लिए, इसको बचाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? सिरका मिलाया जाता है। किस में? आचार में, ठीक है। अब देखो शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है, इसलिए यह सर्दियों में जम जाता है, इस कारण से इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। देखो मेरे भाई अब इसको लिखने में अपन को कितना मिनट लगा है? कम से कम 15 मिनट तो लगे ही होंगे ना मेरे भाई। अगर अब मैं इसको ऐसे पढ़ाता तो कितना मिनट लगा सर? 2 मिनट लगे। तो मेरे भाई मैं इस तरीके से भी पढ़ा सकता हूँ, एक दिन में चैप्टर भी करवा सकता हूँ। वो चीजें भी आएंगी जब मैं लास्ट में जब मैं पढ़ाऊंगा, रिवीजन करवाऊंगा, तो यही पीडीएफ खुली हुई होंगी तुम्हारे पास, तुम्हारे नोट्स होंगे और मैं इन्हीं का रिवाइज करवा रहा हूँ तुम्हें। और एक एक घंटे में, मतलब एक एक दिन में एक एक क्लास, मतलब एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा होगा मेरे भाई, है ना। शॉर्ट नोट्स की आप टेंशन मतलब सारी चीजें मैं बना के दूंगा, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही काफी है मेरे भाई। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। और ये तुम्हारा फ्लाइंग किस।